कैम्ब्रिज के मशहूर मैथमेटिशियन गॉडफ्री हेरोल्ड हार्डी के घर एक अजीब सा लेटर आता है। ये लेटर भारत के एक नौजवान की तरफ से होता है। वो लिखता है कि वो गरीब है, कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, लेकिन उसने कुछ फॉर्मूलास लिखे हैं और उनसे फीडबैक चाहता है। इनमें से कुछ फॉर्मूलास इतने वंडरफुल हैं कि हार्डी जैसे बड़े मैथमेटिशियन भी हैरान रह जाते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियंस भी पेजेस भरकर समझने की कोशिश करें। ऐसा काम जो सिर्फ एक सच्चे जीनियस से ही निकल सकता है। एक ऐसा जीनियस जो औरों से बिल्कुल अलग है। भारत का एक गरीब लड़का जो दिन रात फॉर्मूलास लिखता रहता है, यकीन रखता है कि ये खुदा के भेजे हुए राज हैं। उसकी रिलीजियस बिलीफ्स बार बार दुनिया से टकराती हैं। मौत हर मोड़ पर उसका पीछा करती है। एक ऐसा मैथमेटिशियन जिसकी क्रिएटिव जीनियस शायद फॉर्मल एजुकेशन से नहीं बल्कि उसकी कमी से पैदा हुई थी। आज भी उसके मिस्टीरियस फॉर्मूलास बहुतों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ये कहानी है उस इंसान की जो शायद दुनिया के सबसे बड़े ऑनर्स जीत सकता था अगर जिंदगी ने उसे थोड़ा और वक्त दिया होता। ये एक दर्दनाक कहानी है दुनिया के सबसे महान दिमागों में से एक श्रीनिवास रामानुजन की, जिसे द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी ज्यादातर रॉबर्ट कनिगेल की किताब द मैन हु न्यू इन्फिनिटी पर आधारित है। शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, इस कहानी में डिप्रेशन और सुइसाइड अटेम्प्ट का इस जिक्र आएगा। रामानुजन एक सम्मानित परिवार में पैदा होते हैं। उनका परिवार ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखता है, जो भारत की सबसे ऊंची जाति मानी जाती है। भारत में कास्ट सिस्टम समाज का एक अहम हिस्सा है, जिसकी जड़ें हिंदू धर्म में हजारों साल पुरानी हैं। ये व्यवस्था समाज को 5 स्तरों में बांटती है। सबसे नीचे होते हैं दलित, जिन्हें अनटचेबल्स भी कहा जाता है। उन्हें अक्सर वो काम करने पड़ते हैं जिन्हें समाज नीचा समझता है, जैसे हाथ से टॉयलेट साफ करना या कूड़ा उठाना। सबसे ऊपर होते हैं ब्राह्मण, जो आमतौर पर शिक्षक या पुजारी का काम करते हैं। हर जाति के अंदर भी हजारों उपजातियां होती हैं। रामानुजन के माता पिता विष्णुवित ब्राह्मण थे और वे अपनी जाति के नियमों का सख्ती से पालन करते थे। भारत में ऊंची जाति का मतलब आमतौर पर ज्यादा दौलत माना जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ब्राह्मण दिखावे में यकीन नहीं रखते। उन्हें बाहरी अमीरी नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक गहराई वाली जिंदगी जीना अहम लगता है, वो भी सादगी के साथ। रामानुजन के माता पिता गरीब थे, लेकिन उनके भीतर ज्ञान और आत्मसम्मान की दौलत थी। घर का खर्च चलाने के लिए रामानुजन का परिवार अक्सर अपने घर के कुछ हिस्से किराए पर दे देता था। यही वो माहौल था जिसमें रामानुजन बड़े हुए। वो बहुत शांत, सोचने विचारने वाला बच्चा था, जिसे अकेले रहना पसंद था। जब उसने पहली बार स्कूल जाना शुरू किया, उसे स्कूल से नफरत थी। उसे अपने टीचर्स पसंद नहीं थे और ये सख्त सिस्टम भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जो हर बात बताता था कि क्या करना है और क्या नहीं। जब वो बार बार स्कूल से गायब रहने लगा, तो परिवार ने एक लोकल पुलिस ऑफिसर को रखा, जो रोज उसे स्कूल छोड़ कर आता था। शुरुआत में उनका परिवार कई बार जगह बदलता रहा, जिसकी वजह से रामानुजन को बार बार नया स्कूल ज्वाइन करना पड़ता था। आखिरकार जब उनका परिवार कुंभकोणम में बस गया, तो रामानुजन ने पढ़ाई में कमाल दिखाना शुरू किया, खासकर गणित में। धीरे धीरे उसके क्लासमेट्स उसे मदद के लिए बुलाने लगे। वो एग्जाम्स आधे वक्त में खत्म कर देता था और जल्द ही इतना आगे निकल गया कि अपने टीचर्स को भी चुनौती देने लगा। करीब 13 साल की उम्र में उसके गणित के टीचर ने एक साधारण कॉन्सेप्ट समझाया, किसी भी चीज को अगर खुद से डिवाइड करो तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है। उन्होंने कहा, 3 फलों को 3 लोगों में बांटो या 1000 फलों को 1000 लोगों में, हर किसी को 1 फल ही मिलेगा। तभी रामानुजन ने पूछा, अगर 0 को 0 से डिवाइड करें तो क्या वो भी 1 होगा? अगर कोई फल नहीं है और कोई व्यक्ति भी नहीं है, तो क्या हर किसी को फिर भी 1 फल मिलेगा? वो सिर्फ सवाल करने वाला बच्चा नहीं था, उसका टैलेंट स्कूल के लिए भी बहुत काम आया। एक बार स्कूल को 1200 स्टूडेंट्स को 3 दर्जन टीचर्स में बांटना था और हर स्टूडेंट की जरूरत अलग थी। इस मुश्किल कैलकुलेशन के लिए उन्होंने रामानुजन से ही मदद ली, लेकिन उसकी असली प्रतिभा इससे कहीं आगे थी। एक स्टूडेंट होते हुए ही उसने इंडिपेंडेंटली क्वाड्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन फिर से खोज निकाला। एक ऐसा मैथमेटिकल प्रॉब्लम जिस पर रेनेसांस इटली के बड़े दिमागों ने काम किया था। वो इन्फिनिट सीरीज जैसे एडवांस टॉपिक्स में डूब गया, जो उस समय के सिलेबस से बहुत आगे थे। उसके ज्यादातर क्लासमेट्स और यहाँ तक कि टीचर्स भी अक्सर समझ नहीं पाते थे कि वो क्या कह रहा है। रामानुजन की जिंदगी में अब बस एक ही चीज मायने रखती है, गणित में और गहराई तक जाना।
16 साल की उम्र में एक दिन उसके हाथ एक किताब लगती है। शायद किसी दोस्त ने लोकल कॉलेज लाइब्रेरी से दी थी। ये किताब कोई कहानी नहीं थी, बल्कि 5000 इक्वेशंस और थ्योरम्स की लंबी लिस्ट थी, लगभग बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये किताब दरअसल उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी जो किसी खास एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। जब तक ये किताब रामानुजन तक पहुंची, उसे छपे हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन रामानुजन पूरी तरह उस किताब में खो गया। वो उसकी डेंस पेजेस में डूब गया, हर एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को समझने की कोशिश करता रहा। गणित की दुनिया में प्रूफ ही सब कुछ होता है। हर इक्वेशन को साबित करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप दिखाना होता है कि ये हमेशा सही क्यों है। लेकिन कार की उस किताब में प्रूफ बहुत कम थे। किताब ने पढ़ने वाले पर छोड़ दिया था कि वो खुद समझे और खोज करे। रामानुजन के लिए उस किताब की हर इक्वेशन एक पजल जैसी थी, जिसे सुलझाने की पुकार सी महसूस होती थी। वो उन्हें अपने अनोखे तरीकों से हल करता, जैसे किसी पारंपरिक शिक्षा से नहीं, बल्कि अपनी सोच से रास्ता बना रहा हो। उस किताब ने उसके भीतर गहरा असर छोड़ा, लेकिन वो सिर्फ नंबर्स नहीं पढ़ता था, वो उन्हें महसूस करता था जैसे उनमें कोई दैवीय शक्ति छिपी हो। रामानुजन एक गहरे ईमान वाला हिंदू था, जिसका विश्वास बेहद मजबूत था। रामानुजन अक्सर अपने घर के पास वाले मंदिर जाया करता था। वो घर में होने वाले हर पूजा पाठ और रस्म में हिस्सा लेता, लेकिन उसका विश्वास सिर्फ जातीय परंपराओं तक सीमित नहीं था। वो रोज अपने घर की देवी नामगिरी की पूजा करता और मानता था कि वही उसके जीवन की दिशा तय करती है। रामानुजन अपने हर असाधारण गणितीय हुनर का श्रेय देवताओं को देता था। उसके लिए गणित कोई इंसानी चीज नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने की एक खिड़की थी। वो कहा करता था, अगर कोई इक्वेशन ईश्वर के विचार को व्यक्त नहीं करती, तो मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं। उसके लिए गणित सिर्फ हमारे संसार को नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को समझाने का जज्रिया था। किताब मिलने के कुछ ही समय बाद रामानुजन ने स्कूल शानदार अंकों से पूरा किया। सिर्फ गणित में ही नहीं, बल्कि हर विषय में। स्कूल के डायरेक्टर ने कहा, उसे A+ से भी ज्यादा कुछ मिलना चाहिए। रामानुजन तो पूरे स्केल से बाहर है। अब उसके भीतर एक ही जुनून था, दुनिया का महान मैथमेटिशियन बनना। वो अपने इलाके में पहले ही एक छोटा सा लेजेंड बन चुका था, अपनी अद्भुत मैथमेटिकल स्किल्स की वजह से। उसे अपने होम टाउन के कॉलेज से स्कॉलरशिप भी मिली, लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी में मुश्किलें शुरू हो गईं। पहली बार रामानुजन को असली असफलताओं का सामना करना पड़ा। कॉलेज चाहता था कि वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अटेंड करे, लेकिन अब उसका मन किसी चीज में नहीं लगता था सिवाय गणित के। जब उसके प्रोफेसर क्लास में रोमन इतिहास पढ़ा रहे होते, रामानुजन अपनी कॉपी पर फॉर्मूलाज लिखने में खोया रहता। वो पूरी तरह एल्जेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस की दुनिया में डूब चुका था, लेकिन इस जुनून की भारी कीमत चुकानी पड़ी। आखिरकार उसकी स्कॉलरशिप छिन गई। कॉलेज की एक टर्म की फीस उतनी थी जितना उसके पिता 1.5 महीने में कमाते थे। अब उसका एकेडमिक फ्यूचर खतरे में था। उसके माता पिता अपनी सारी बचत उसकी पढ़ाई में लगा रहे थे। रामानुजन को इसका गहरा अपराध बोध था। उसे लगता था कि अगर वो बाकी सब्जेक्ट्स में ध्यान देगा तो गणित से दूर हो जाएगा, उस चीज से जिसके लिए वो जी रहा था। दबाव बढ़ता गया और एक दिन वो टूट गया। उसने कॉलेज छोड़ दिया। 18 साल की उम्र में उसने एक और कॉलेज में दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन वहां भी नाकाम रहा। अब रामानुजन 20 के शुरुआती सालों में था, नौकरी की तलाश में, और धीरे धीरे उम्मीद खोता जा रहा था। उसके आसपास हर कोई जानता था कि वो एक जीनियस है, लेकिन शैक्षणिक दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। इसी दौरान उसकी माँ ने उसकी शादी तय कर दी। दुल्हन की उम्र सिर्फ 9 साल थी। शादी के बाद भी उसके जीवन में ज्यादा कुछ नहीं बदला। वे दोनों साथ नहीं रहते थे। लड़की अपनी माँ के साथ रही, जहाँ वो खाना बनाना और घर संभालना सीख रही थी। अब रामानुजन पर घर चलाने का दबाव और भी बढ़ गया था। हर दिन वो अकेले काम करता, ऐसे विचारों में डूबा रहता जिन्हें उसके आसपास कोई पूरी तरह समझ नहीं पाता था। जहाँ भी जाता उसके साथ हमेशा कुछ चीजें होती। उसके पर्सनल नोटबुक्स, पुरानी, बार बार इस्तेमाल की हुई, जिनके हर पन्ने पर इक्वेशंस और थ्योरम्स भरे होते थे। ऐसी 3 नोटबुक्स आज भी बची हुई हैं। हालांकि उसके पास इससे ज्यादा भी रही होंगी। पहली नोटबुक हरे रंग की स्याही से लिखी गई थी, जिसमें हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज और कंटिन्यूड फ्रैक्शंस जैसी चीजें भरी थीं। वो चैप्टर्स में बंटी थी। हर थ्योरम को बड़ी सफाई से नंबर दिया गया था। रामानुजन ने शायद इसे कई बार एडिट किया था। पहले के रफ स्केचेस को साफ सुथरा बनाकर लिखा था, लेकिन वक्त के साथ वो व्यवस्था बिखरने लगी। जब जगह कम पड़ती, वो पन्नों के पीछे कैलकुलेशंस लिख देता, स्क्रैच वर्क की तरह। उसके लिए ये नोटबुक्स उसकी खोजों का खजाना थी। वो जानता था कि यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, जो उसे एक मैथमेटिकल नौकरी तक पहुंचा सकती है। वो इन्हें ऐसे लोगों को दिखाने लगा जो उसकी मदद कर सकते थे। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। पुणे की नई बनी इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के एक सदस्य ने उसके काम में छिपी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने उसका साथ देने का फैसला किया ताकि रामानुजन पूरी तरह गणित पर ध्यान दे सके। जल्द ही
उसने सोसाइटी के जर्नल में अपना पहला रिसर्च पेपर प्रकाशित किया जो बेर्नौली नंबर्स पर आधारित था। यह एक ऐसी सीक्वेंस थी जो इन्फिनिट सम्स के एनालिसिस में आती है और इस पेपर ने उसकी असाधारण क्षमता को उजागर कर दिया। फिर भी उसकी असली ब्रिलियंस को अब तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया था और सोसाइटी से मिलने वाली मामूली तनख्वाह जीवन चलाने के लिए काफी नहीं थी। गुजारे के लिए रामानुजन को अब भी काम करना पड़ता था। मद्रास के एक बंदरगाह पर क्लर्क की नौकरी, जहां वो दिन रात गणित के सपनों के बीच रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता रहा। उसके करीबी लोग बार बार उसे समझाते रहे कि उसे पश्चिम के मैथमेटिशियन से संपर्क करना चाहिए। अगर भारत में कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा तो शायद इंग्लैंड में कोई करेगा। रामानुजन ने कई पत्र लिखे लेकिन शुरू में कोई जवाब नहीं आया। फिर आखिरकार उसने एक पत्र लिखा गॉडफ्री हेरोल्ड हार्डी को, जो उस वक्त इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एक उभरते हुए मैथमेटिशियन और फेलो थे। उस समय कैम्ब्रिज इंग्लैंड में गणित का केंद्र माना जाता था। हार्डी की उम्र सिर्फ 35 साल थी, लेकिन गणित की दुनिया में उसका नाम पहले ही सम्मान से लिया जाता था और यही वो पत्र था जिसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हार्डी और रामानुजन एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। दोनों को गणित से गहरा लगाव था, लेकिन हार्डी ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था। वो खुलकर अपनी राय रखता, खासकर जब बात किसी मैथमेटिशियन या उसके काम की हो। वो एक अजीब सी शख्सियत था, एक तरफ सख्त और गंभीर, दूसरी तरफ बेहद दयालु और उदार। वो कहता था कि उसे कमजोर स्टूडेंट्स में दिलचस्पी नहीं, फिर भी वो कभी किसी को असफल नहीं होने देता था। हार्डी को बहुत सी चीजों से नफरत थी, इंग्लैंड का मौसम और पॉलिटिशियंस, लेकिन कुछ चीजें उसे बेहद प्रिय थीं। बिल्लियां, क्रॉसवर्ड पजल्स और सबसे ज्यादा क्रिकेट। वो क्रिकेट से सिर्फ प्यार नहीं करता था बल्कि उसमें जीता था। वो खेलता था, देखता था और उसके चैंपियंस के बारे में पढ़ता था। कई बार उसे ट्रिनिटी कॉलेज के बगीचे में देखा जाता, हाथ में टेढ़ा सा बैट लिए, मैच शुरू होने से ठीक पहले अपने ग्लव्स ढूंढते हुए भागते हुए, जैसे क्रिकेट उसके लिए गणित जितना ही सेक्रेड हो। हार्डी खुद एक गिफ्टेड मैथमेटिशियन था, 20वीं सदी के सबसे इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश मैथमेटिशियंस में से एक। उसका वर्क मॉडर्न मैथमेटिक्स को शेप देने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। साल 1913 में रामानुजन का लेटर उसके पास पहुंचता है। बाद में हार्डी कहेगा, ये मेरे लाइफ का सबसे रिमार्केबल लेटर था। उस लेटर की पहली लाइंस सीधी, सच्ची और ब्रूटली ऑनेस्ट थीं। डियर सर, मैं खुद को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैं मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क के रूप में काम करता हूँ, जहाँ मेरी सैलरी सिर्फ 20 पर एनम है। मेरी एज इस वक्त लगभग 23 ईयर्स है। मुझे किसी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन नहीं मिली। रामानुजन लिखता है कि वो अपने फ्री टाइम में मैथमेटिक्स पर काम करता है और खुद को जीनियस कहलाने से भी नहीं झिझकता। मैंने वो कन्वेंशनल रेगुलर कोर्स फॉलो नहीं किया जो आमतौर पर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, बल्कि मैं अपने लिए एक नया पाथ बना रहा हूँ। मैंने डाइवर्जेंट सीरीज थ्योरीज पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की है और जो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं उन्हें यहाँ के लोकल मैथमेटिशियंस स्टार्टलिंग यानी हैरान करने वाला कहते हैं। हार्डी का ध्यान खींचने के लिए रामानुजन ने उसके एक पुराने रिसर्च पेपर का जिक्र किया। उस पेपर में हार्डी ने प्राइम नंबर थ्योरम पर लिखा था, जहां उसने कहा था कि कुछ टर्म्स का एग्जैक्ट ऑर्डर अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। रामानुजन ने इस बात से असहमति जताई और उसी पत्र में उसका सोल्यूशन भी लिख दिया। हार्डी के लिए ये सब पागलपन जैसा था। एक गरीब क्लर्क जिसके पास कॉलेज डिग्री तक नहीं, दावा कर रहा था कि उसे इतिहास के सबसे बड़े मैथमेटिशियन से ज्यादा पता है। लेकिन रामानुजन यही नहीं रुका। उसने पत्र के साथ कम से कम 9 पेजेस और भेजे जो इक्वेशंस और थ्योरम्स से भरे हुए थे। वो उम्मीद कर रहा था कि शायद इन्हें पब्लिश किया जाए और उसने हार्डी से उनका फीडबैक भी मांगा। हार्डी ने वे पन्ने खोले। हर इक्वेशन सलीके से लिखी हुई थी, कुछ कुछ कार की किताब जैसी लेआउट में, लेकिन उनका कंटेंट वो ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। नंबर्स और सिंबल्स तो परिचित थे, लेकिन उनका पैटर्न, उनका लॉजिक ऐसा लग रहा था जैसे किसी और दुनिया की भाषा हो। कुछ इक्वेशंस बिल्कुल साफ थीं, पर इतनी असंभव लगती थीं कि समझ से परे थीं। जैसे वो इक्वेशन जिसमें रामानुजन दावा करता है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 + 4 + अनंत नहीं बल्कि -12 के बराबर है। पहली नजर में ये पूरी तरह अब्सर्ड लगा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एडवांस्ड नंबर थ्योरी में यह बात सही निकलती है। हालांकि इसे सामान्य जोड़ के तरीके से
नहीं समझा जा सकता। रामानुजन की नोटबुक्स में उसके काम की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। उसने क्या किया, कैसे किया, उसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था। हार्डी की पहली प्रतिक्रिया थी संदेह। उसे लगा शायद ये किसी तरह का मजाक है। उसने पत्र को एक तरफ रख दिया और अखबार पढ़ने लगा जैसे कोई आम दिन हो। लेकिन वो पत्र उसके दिमाग से निकला नहीं। बार बार वही सवाल लौटता, क्या ये गरीब भारतीय क्लर्क वाकई कोई जीनियस है? आखिरकार उसने वो पत्र कैम्ब्रिज में लगभग हर गणितज्ञ को दिखाया। उसने इसके कुछ हिस्से अलग अलग एक्सपर्ट्स को भेजे ताकि वे अपनी राय दे सकें। फिर उसने अपने सहयोगी जॉन लिटिलवुड से संपर्क किया। लिटिलवुड की उम्र रामानुजन से सिर्फ 2 साल ज्यादा थी, लेकिन उसने दुनिया की बेहतरीन एजुकेशन हासिल की थी और हार्डी की तरह वो भी अपने समय के सबसे लीडिंग मैथमेटिशियंस में से एक माना जाता था। दोनों ने घंटों उन फॉर्मूलाज पर काम किया, हर लाइन को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि हर फॉर्मूला नया नहीं है, लेकिन इस तरह की गहराई और दृष्टि सिर्फ किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैथमेटिशियन के पास हो सकती है। जितना ज्यादा वो पढ़ते गए उतना ही हैरान होते गए। हार्डी और लिटिलवुड को यकीन हो गया कि इतनी एडवांस थ्योरम्स किसी एग्जाम के सिलेबस का हिस्सा हो ही नहीं सकती। रात करीब 12 बजे दोनों ने आखिरी निष्कर्ष निकाला, ये फॉर्मूला सच ही होंगे, क्योंकि अगर झूठे होते तो कोई इंसान इतनी कल्पना कर ही नहीं सकता। ये किसी ऑर्डिनरी मैथमेटिशियन का काम नहीं था, ये एक जीनियस का काम था। हार्डी ने निर्णय लिया कि अब जवाब देना जरूरी है। वो रामानुजन के आइडियाज से डीपली इम्प्रेस्ड था, लेकिन उसने साफ कहा, मुझे प्रूफ चाहिए। वो चाहता था कि रामानुजन स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन दिखाए कि उसने अपने फॉर्मूलाज तक कैसे पहुंच बनाई। उसने लिखा, बिना प्रूफ के तुम्हारे काम की वैल्यू को सही तरह से जज नहीं किया जा सकता। लेकिन रामानुजन ने कभी प्रूफ लिखने की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। उसकी पसंदीदा किताब कार की फॉर्मूलाज की कलेक्शन खुद प्रूफ बहुत कम देती थी और भारत की एजुकेशन सिस्टम में उस समय इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। फिर भी हार्डी का पत्र पूरी तरह उत्साह से भरा हुआ था। उसने लिखा कि वो डीपली इम्प्रेस्ड है कि बिना किसी कॉलेज एजुकेशन के रामानुजन ने इतना महान काम किया है और ये काम सच में पब्लिश किया जा सकता है। उसने लिखा, इफ यू कैन प्रोड्यूस satisfactory demonstration, I should be very glad to do what I can to secure it. हार्डी चाहता था कि रामानुजन इंग्लैंड आए। जब रामानुजन को ये इनविटेशन मिला तो उसका मन दौड़ने लगा, लेकिन वो जा नहीं सका। रुकावट उसकी नाकामी या डिग्री नहीं थी, बल्कि उसका फेथ था। एक ब्राह्मण हिंदू होने के नाते रामानुजन के लिए समुद्र पार करना वर्जित था। अगर वो इंग्लैंड जाता तो उसकी जाति से निकाला जा सकता था। फिर न वो मंदिर जा पाता, न परिवार या दोस्तों के घर स्वागत पाता। फिलहाल रामानुजन भारत में बंधा हुआ था, लेकिन अब पहली बार कोई ऐसा था जो उसकी बात सुन रहा था, जो उसे समझ रहा था। हार्डी के लिए भी ये अनुभव गहरा था। रामानुजन के पत्रों ने उसे भीतर तक छू लिया और जब उसने जवाब लिखा तो अपने उत्साह और खुशी को छुपाया नहीं, बल्कि खुले दिल से कहा, तुम्हारा काम, तुम्हारी सोच एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। हार्डी और रामानुजन कई महीनों तक एक दूसरे को लेटर्स लिखते रहे। रामानुजन अपने कुछ थ्योरम्स के प्रूफ्स भेजने की कोशिश करता, लेकिन वो ज्यादातर अधूरे रहते। फिर भी हार्डी का इरादा पक्का था। वो चाहता था कि रामानुजन कैम्ब्रिज आए ताकि उसकी प्रतिभा को और निखारा जा सके और वो आमने सामने बैठकर उसके एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर्मूलास पर बात कर सकें। लेकिन रामानुजन को इंग्लैंड जाने देने का फैसला सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में था, उसकी माँ के। रामानुजन की माँ हमेशा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा रही थी। वो सिर्फ माँ नहीं बल्कि एक सच्ची दोस्त जैसी थी। दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद, वो एक दूसरे को बिना बोले भी समझ लेते थे। लेकिन उसकी माँ के लिए ब्राह्मण जाति के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी था। वो अपने बेटे के समुद्र पार जाने के खिलाफ थी और रामानुजन के लिए उसकी माँ की राय किसी आदेश से कम नहीं थी। फिर एक रात रामानुजन की माँ ने एक सपना देखा। सपने में उसने अपने बेटे को यूरोपीय लोगों से घिरा हुआ देखा और फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, देवी नामगिरी की, जो उनके परिवार की आराध्य देवी थी। देवी ने कहा, अपने बेटे के भाग्य के रास्ते में मत आओ, उसे वो करने दो जिसके लिए वो इस दुनिया में आया है। वो सपना उसकी माँ के मन में गहराई तक उतर गया। उसके लिए ये एक साफ संकेत था, एक दैवीय संदेश जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता था। उसने देवी की बात सुनी और आखिरकार अपने बेटे को आशीर्वाद दे दिया, यूरोप जाने की इजाजत। इसी बीच हार्डी और उसके साथी हर कोशिश में लग गए कि रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया जा सके। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी को मनाया कि वो उसे स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी मान गई और 2 साल के लिए कैम्ब्रिज में रहने का पूरा खर्च तय कर दिया गया। अब रामानुजन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। वो आखिरकार उस जगह जा सकता था जहां दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियंस रहते थे। 17 मार्च 1914 26 साल का रामानुजन पश्चिमी कपड़े पहनकर इंग्लैंड जाने वाले जहाज पर सवार हुआ। लेकिन इंग्लैंड की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। धीरे धीरे वो पराई धरती उसे तोड़ने लगी।
जब रामानुजन लंदन पहुंचा तो वो पूरी तरह से अभिभूत हो गया। यहाँ करीब 5 मिलियन लोग रहते थे, मद्रास से लगभग 10 गुना ज्यादा। शहर तेज था, शोर शराबे से भरा हुआ, और दक्षिण भारत की उसकी शांत जिंदगी से एकदम अलग। शुरुआती दिनों में हार्डी के एक सहकर्मी ने उसकी देखभाल की। वो इतना मेहरबान था कि रामानुजन को अपने घर में रहने की जगह दी। कुछ समय बाद रामानुजन कैम्ब्रिज में ह्यूओ कोर्ट में शिफ्ट हो गया, जहां से हार्डी का घर सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। इस अनजान दुनिया में रामानुजन को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब उसे नाइफ और फोर्क से खाना पड़ता था, जो उसे बेहद अजीब लगता। वो कहता था, कठोर धातु की चीजें जो मुंह में घुसाई जाती हैं। वो उन लोगों के अंग्रेजी नाम भी अक्सर भूल जाता जिनसे मिलता। फिर भी उन शुरुआती दिनों में कुछ खुशी के पल थे। स्प्रिंग का मौसम आया, मौसम बेहद सुहाना था, और कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे जिंदगी उम्मीदों और नए पॉसिबिलिटीज से भर गई हो। रामानुजन सचमुच खुश था, क्योंकि अब वो उस मैथमेटिकल हेवन में था जहां उसके आइडियाज को अब कोई अजीब नजरों से नहीं देखता था। सबसे अहम बात ये थी कि अब वो सीधे हार्डी और लिटिलवुड के साथ काम कर सकता था। वो दो इलीट मैथमेटिशियंस जिन्होंने उसकी नोटबुक्स में झांककर उसके अंदर छिपी ब्रिलियंस को पहचाना था। रामानुजन हफ्ते में कई बार हार्डी और लिटिलवुड से मिलता। हार्डी तो हमेशा ईगर रहता उसकी नोटबुक्स में डूबने के लिए। हर दिन दोनों एक साथ बैठते, उन अजीब लेकिन खूबसूरत इक्वेशंस पर काम करते। अब उनके बीच कोई ओशन नहीं था, और इस बार रामानुजन के लिए अपने आइडियाज समझाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया था। अब रामानुजन सीधे हार्डी और लिटिलवुड को वो फॉर्मूलास दिखा सकता था जिन्हें उसने सालों की मेहनत और तन्हाई में गढ़ा था। भारत में रामानुजन हमेशा अकेला रहता था, सिर्फ कार की किताब, उसकी अपनी नोटबुक्स और उसका अटूट जुनून। उसके आसपास कोई भी उसके काम को सच में नहीं समझ पाता था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब उसके पास ऐसे साथी थे जो सच में उसे समझते थे। भले ही वो एक अनजान देश में रह रहा था, पर उनकी मौजूदगी ने उस अकेलेपन की कमी पूरी कर दी थी। ज्यादातर वक्त रामानुजन अपनी या हार्डी की रूम में बंद रहता, पूरी तरह मैथमेटिक्स में खोया हुआ। उसे बाहर शायद ही कभी देखा जाता था, और जब कोई उसे देखता तो अक्सर स्लीपर्स पहने, कोर्ट के पार धीरे धीरे चलते हुए। वेस्टर्न शूज उसे बहुत टाइट लगते थे। हार्डी जब रामानुजन की नोटबुक्स पढ़ता तो उसकी इंट्यूटिव मैथमेटिकल अप्रोच देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाता। वो कैम्ब्रिज ट्रेन्ड मैथमेटिशियंस के तरीकों से काफी अलग थी, एकदम अपनी, जैसे किसी और ही डिमेंशन से आई हो। हार्डी खास तौर पर रामानुजन की एल्जेब्रिक फॉर्मूलास और इन्फिनिट सीरीज को ट्रांसफॉर्म करने की इनसाइट से बहुत प्रभावित था। उसके कुछ रिजल्ट्स ऐसे थे जो अन्य मैथमेटिशियंस पहले ही खोज चुके थे, 50 या 100 साल पहले। लेकिन फर्क ये था कि रामानुजन ने उन तक पहुंचने का तरीका बिल्कुल अलग निकाला था, और उसकी नोटबुक्स का बड़ा हिस्सा ऐसे फॉर्मूलास से भरा था जो पूरी तरह नए थे, पहले कभी किसी ने नहीं देखे। उस वक्त हार्डी और लिटिलवुड रामानुजन के काम की सतह को ही छू पाए थे, और आने वाले कई दशकों तक दुनिया भर के मैथमेटिशियंस उसके छोड़े हुए फॉर्मूलास की गहराई और रहस्य को समझने में लगे रहे। धीरे धीरे हार्डी को एहसास हुआ कि रामानुजन का अंकों से रिश्ता सिर्फ बौद्धिक नहीं बल्कि लगभग आध्यात्मिक था। एक बार हार्डी टैक्सी से रामानुजन से मिलने गया। टैक्सी का नंबर था 1729। हार्डी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बड़ा उबाऊ नंबर है। लेकिन रामानुजन उस नंबर में और भी बहुत कुछ देखता है। आखिर उसने ऐसा क्या देखा था? इसे समझने के लिए हमने अपने फ्रेंड वेरिटासियम के डेरेक को बुलाया, ताकि वो बता सकें कि रामानुजन की नजर में इस नंबर का असली मतलब क्या था। रामानुजन ने तुरंत जवाब दिया कि 1729 एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, क्योंकि ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसे 2 क्यूब्स के सम के रूप में 2 अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। क्यूबिक नंबर्स वो होते हैं जो किसी नंबर को खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से बनते हैं, जैसे 1 क्यूब्ड, 2 क्यूब्ड, 3 क्यूब्ड और इसी तरह आगे। अब अगर हम इन क्यूब्स को आपस में जोड़ें तो कुछ इस तरह के सम्स बनते हैं, जैसे 1 क्यूब्ड प्लस 2 क्यूब्ड इक्वल्स 9 या 3 क्यूब्ड प्लस 4 क्यूब्ड इक्वल्स 91। अगर हम 100 तक के सारे नंबर्स को देखें तो ज़्यादातर नंबर्स को 2 क्यूब्स के सम के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता, और जिन्हें लिखा जा सकता है उन्हें सिर्फ 1 यूनिक तरीके से लिखा जा सकता है, 2 अलग अलग वेज से नहीं। ये बात 500, 1000, यहाँ तक कि 1500 तक के नंबर्स के लिए भी सही रहती है। लेकिन ये पैटर्न 1729 पर बदल जाता है। 1729 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसे 2 क्यूब्स के सम के रूप में 2 तरीकों से लिखा जा सकता है, 1 क्यूब्ड प्लस 12 क्यूब्ड और 9 क्यूब्ड प्लस 10 क्यूब्ड। रामानुजन पहले से इस नंबर को जानता था, और जैसे ही हार्डी ने अपनी टैक्सी का नंबर बताया उसने तुरंत पहचान लिया।
बाद में मैथमेटिशियंस ने इसी कॉन्वर्सेशन के नाम पर ऐसे नंबर्स को टैक्सी कैब नंबर्स कहा। लेकिन रामानुजन की नंबर्स पर पकड़ सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं थी। उसकी असली ब्रिलियंस सबसे साफ दिखाई देती है उसके पाई पर किए गए काम में। पाई यानी किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस और उसके डायामीटर का रेशियो। लेकिन पाई को खास बनाता है उसका अनोखा स्वभाव। इसमें अनंत संख्या में डिजिट्स होते हैं जो कभी दोहराते नहीं। सदियों तक मैथमेटिशियंस पाई को और बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करते रहे। 17वीं सदी में जर्मनी के मशहूर मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड लाइबनिट्ज ने एक फॉर्मूला लिखा था जो पाई को इन्फिनिट सम के जरिए समझाता था। उसका फॉर्मूला n पर आधारित एक अनंत जोड़ इन्फिनिट सीरीज था। अगर हम इस एक्सप्रेशन में n की जगह 0 रखें तो हमें पहला टर्म मिलता है। फिर हम n को 1 मानकर अगला टर्म जोड़ते हैं, और अगर हम ऐसा करते रहें तो हर बार हम पाई के असली वैल्यू के और करीब पहुंचते जाते हैं। अगर हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज करें ताकि पाई को आइसोलेट कर सके तो उसका रूप कुछ इस तरह दिखेगा। सिद्धांत रूप में अगर हम इस प्रोसेस को 0 से इन्फिनिटी तक दोहराते रहें तो रिजल्ट बिल्कुल पाई के बराबर होगा। लेकिन प्रैक्टिकली एक इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स लिखना नामुमकिन है। किसी न किसी जगह हमें रुकना ही पड़ता है, और इसका मतलब ये है कि हमारा जवाब हमेशा एक अप्रॉक्सीमेशन ही रहेगा। जितने ज़्यादा टर्म्स हम जोड़ते हैं उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। अगर हम इसे ग्राफ पर देखें तो हर नए टर्म के साथ लाइबनिज फॉर्मूला का रिजल्ट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन धीरे धीरे वो पाई के असली मान के और करीब पहुंचता है। इस तरीके से अगर हम पहले 10 टर्म्स जोड़ें तो हमें वैल्यू मिलती है 3.0418, जो काफ़ी दूर है। अगर हम 1000 टर्म्स जोड़ें तो रिजल्ट आता है 3.1405, बेहतर, लेकिन अब भी परफेक्ट नहीं। असल में लाइबनिज के फॉर्मूला से अगर हमें कुछ सही डेसिमल प्लेसेस तक पहुंचना हो तो हमें मिलियंस ऑफ टर्म्स जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन ये तरीका रामानुजन को मंजूर नहीं था। उसे और सटीक उत्तर चाहिए था, और इसलिए उसने अपना खुद का फॉर्मूला बनाया। उसका एक्सप्रेशन इतना अद्भुत था कि उसमें सिर्फ 1 टर्म जोड़ने पर ही पाई के पहले 8 डिजिट्स बिल्कुल सही निकल आते थे, जो उस एस्टिमेट से कहीं बेहतर था जो लाइबनिज के फॉर्मूला से 1 मिलियन टर्म्स जोड़ने पर भी नहीं मिला था। उसका रिजल्ट इतना प्रिसाइज था कि अगर आप उसे पिछले ग्राफ पर देखें तो रामानुजन की वैल्यू सीधे पाई के असली मान पर जाकर बैठ जाती है। फर्क देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ेगा। किसी तरह रामानुजन ने पाई के लिए इतना शक्तिशाली फॉर्मूला निकाला कि कई दशकों बाद तक उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल पाई के लाखों डिजिट्स को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने में किया जाता रहा। और ये तो बस उसकी विरासत का एक हिस्सा था। उसके कई और फॉर्मूलाज ने मॉडर्न फिजिक्स के क्षेत्रों में चौंकाने वाले एप्लीकेशंस दिखाए, खास तौर पर स्ट्रिंग थ्योरी जैसी थ्योरीज में। सबसे हैरानी की बात यह है कि उसका कुछ काम इतना गहरा और रहस्यमय था कि आज भी मैथमेटिशियंस उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। हार्डी ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचान लिया था और वो चाहता था कि रामानुजन का काम दुनिया के सामने आए। लेकिन उसे ये भी पता था कि इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। कई हिस्सों को दोबारा लिखना, इंग्लिश को सुधारना, नोटेशन को रिफाइन करना और रिजल्ट्स को सही रूप देना पड़ेगा। इसलिए हार्डी ने खुद आगे बढ़कर रामानुजन का एडिटर बनने का फैसला किया। साल 1914 में रामानुजन ने इंग्लैंड में अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया, एक स्टडी जो पाई के अप्रॉक्सीमेशंस पर आधारित थी। ये वही काम था जिसे उसने भारत में शुरू किया था, और वो चाहता तो अपनी नोटबुक से सीधे कई और पेपर्स पब्लिश कर सकता था। लेकिन समय के साथ हार्डी ने उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो चाहता था कि रामानुजन नई मेथड्स अपनाकर नई मैथमेटिक्स बनाए। इसीलिए फिलहाल रामानुजन ने अपनी नोटबुक्स एक तरफ रख दी। हार्डी की गाइडेंस ने उसके अंदर एक नई एनर्जी भर दी। सिर्फ 1 साल बाद रामानुजन ने 9 पेपर्स पब्लिश किए। इनमें से एक पेपर उसके सबसे महत्वपूर्ण विचार पर आधारित था, हाईली कंपोजिट नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जिनके डिवाइजर्स किसी भी छोटे नंबर से ज्यादा होते हैं। हार्डी ने इस काम को पढ़कर रामानुजन की एक्स्ट्रॉर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग की खुलकर तारीफ की। एक दिन रामानुजन ने इसी कॉन्सेप्ट को अपने एक स्टूडेंट और दूसरे मैथमेटिशियन को समझाने की कोशिश की। जैसे ही रामानुजन तेजी से अपनी नोटबुक के पन्ने पलटते हुए
एक के बाद एक आइडिया समझाने लगा। सामने बैठा मैथमेटिशियन समझ नहीं पाया कि वो इतनी तेजी से क्या बोल रहा है। आखिर में उसका सिर दर्द से फटने लगा। रामानुजन मुस्कुरा उठा। वो खुश था। अब उसकी स्कॉलरशिप से उसे अच्छी इनकम मिल रही थी, लगभग उस समय के एक अंग्रेज इंडस्ट्रियल वर्कर की सालाना कमाई से 4 गुना ज्यादा। लेकिन पैसों से भी बढ़कर उसके पास अब कुछ और कीमती चीज थी, पूरा समय और आजादी, ताकि वो सिर्फ अपने मैथमेटिक्स पर ध्यान दे सके। रामानुजन ने एक के बाद एक शानदार पेपर्स पब्लिश किए। हार्डी उसकी मदद करता, प्रूफ्स को और साफ बनाता, प्रेजेंटेशन को और बेहतर करता। कई प्रोजेक्ट्स पर दोनों ने साथ काम भी किया। लेकिन उसी दौरान रामानुजन की जिंदगी धीरे धीरे मुश्किल होती जा रही थी। रामानुजन इंग्लैंड ऐसे वक्त में पहुंचा था जब हालात सबसे बुरे थे। साल 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई। यूरोप और इंग्लैंड दोनों के लिए एक अंधकारमय दौर की शुरुआत। रामानुजन ने भी इस युद्ध का असर महसूस किया। ज्यादातर स्टूडेंट्स सेना में शामिल हो गए और उनमें से कई कभी वापस नहीं लौटे। यहां तक कि लिटिलवुड, जिससे रामानुजन अब काफी करीब हो चुका था, वो भी युद्ध में मदद के लिए इंग्लैंड छोड़ गया। इसके बाद के सालों में रामानुजन और ज्यादा अकेला होता गया। वो खुद में सिमट गया। कभी कभी ही अपने कमरे से बाहर निकलता और ज्यादातर रातों में काम करता रहता। ऊपर से इंग्लैंड का मौसम उसके लिए किसी सज्जा जैसा था, ठंडा, नमी से भरा और दक्षिण भारत से आए उस व्यक्ति के लिए बेहद कठिन, जिसने अपने जीवन में कभी सर्दी महसूस ही नहीं की थी। एक ठंडी सर्दियों के दिन साल 1914 में ट्रिनिटी कॉलेज के एक स्टूडेंट रामानुजन से मिलने उसके कमरे में आया। कमरा बहुत ठंडा था और रामानुजन आग के पास बैठा हुआ था। उसने विजिटर से कहा, इतनी ठंड है कि मुझे अपने ओवरकोट और स्कार्फ में लिपट कर सोना पड़ता है। वो स्टूडेंट थोड़ा चिंतित हुआ और उसने देखा कि क्या रामानुजन के पास इनफ ब्लैंकेट्स हैं। जब उसने बिस्तर देखा तो ब्लैंकेट्स वहां साफ सुथरे तरीके से तह करके रखे हुए थे। तभी उसे समझ आया, रामानुजन को पता ही नहीं था कि उन्हें यूज कैसे करते हैं। जब स्टूडेंट ने उसे दिखाया कि ब्लैंकेट कैसे ओढ़ी जाती है तो रामानुजन बहुत थैंकफुल हुआ। वॉर ने रामानुजन के लिए उसकी कास्ट रूल्स को फॉलो करना और भी मुश्किल बना दिया था, खासकर फूड को लेकर। रामानुजन ने अपनी मां से वादा किया था कि वो सिर्फ वेजिटेरियन मील्स ही खाएगा, ऐसा खाना जो ब्राह्मण्स की प्रेजेंस में प्रिपेयर और ईट किया जाए। इसलिए वो ज्यादातर खुद ही खाना बनाता था, सिंपल चीजें जैसे राइस, योगर्ट और फ्रूट। लेकिन जैसे जैसे वॉर लंबा खींचता गया, इंग्रेडिएंट्स मिलना मुश्किल होता गया, कीमतें बढ़ने लगीं और आखिर में उसका खाना बस राइस, सॉल्ट और लेमन जूस तक सिमट गया। सही न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से उसकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। इन कठिन सालों के दौरान रामानुजन और हार्डी का रिश्ता उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। हार्डी उसके लिए एक सच्चा फ्रेंड बन गया था, शायद सबसे अच्छा फ्रेंड जो रामानुजन को कभी मिला। उसने रामानुजन की इमेंस पोटेंशियल को पहचाना और उसे और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। वो चाहता था कि रामानुजन अपनी जीनियस की पूरी हद तक पहुंचे। दूसरी तरफ रामानुजन हार्डी की प्रेज पर पूरी तरह डिपेंड करने लगा था। वो खुद को प्रूव करना चाहता था ताकि उस प्रेज के लायक बन सके, लेकिन वो दबाव अब धीरे धीरे उसके लिए बोझ बनता जा रहा था। भारत की तरह यहां कोई नहीं था जो उसे याद दिलाए कि थोड़ा आराम कर ले, कोई नहीं जो उसके काम करते वक्त खाना बना दे, और कोई नहीं जो उसके बढ़ते अकेलेपन और तकलीफों में उसका साथ दे। गणित के प्रति उसका जुनून और हार्डी के साथ उसका रिश्ता अब उस खालीपन को भर नहीं पा रहा था। साल 1917 तक आते आते रामानुजन गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। कभी साफ नहीं हो सका कि उसे हुआ क्या था। कुछ लोग कहते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस, तो कुछ मानते हैं कि यह किसी इंटेस्टिनल डिजीज की वजह से था। शायद लंबे समय तक न्यूट्रिशन की कमी अब उसके शरीर पर असर दिखा रही थी। जब हार्डी को यह पता चला तो उसने मद्रास यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिखा जिसमें उसने बताया कि रामानुजन एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका इलाज अब संभव नहीं। रामानुजन को एक नर्सिंग होम भेज दिया गया, लेकिन बीमारी के दौरान भी वो एक आसान पेशेंट नहीं था। वो खाने को लेकर बहुत पिकी था।
अपने बॉडी पेन की लगातार शिकायत करता और मेडिसिन्स पर विश्वास नहीं करता था। यहां तक कि हार्डी ने भी माना कि उसे अपनी सेहत का ध्यान दिलाना बहुत मुश्किल काम था। अगले 2 सालों में रामानुजन ने कई डॉक्टर्स को दिखाया और कम से कम 4 अलग-अलग हॉस्पिटल्स और सैनिटोरियम्स में वक्त बिताया। इस दौरान रामानुजन को उसके परिवार से आने वाले लेटर्स धीरे धीरे कम होते गए, यहां तक कि उसकी वाइफ के पत्र भी अब बहुत कम आने लगे। ये खामोशी उसे भीतर तक तोड़ने लगी। वो और ज्यादा अकेला महसूस करने लगा और डिप्रेशन में डूबता चला गया, जब तक कि एक दिन वो बिल्कुल टूट नहीं गया। रामानुजन अकेला खड़ा था लंदन की अंडरग्राउंड स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। एक ट्रेन तेजी से आती हुई दिखी और उसी पल रामानुजन ने खुद को पटरी पर फेंक दिया, लेकिन वहां मौजूद गार्ड ने उसे कूदते हुए देख लिया। वो दौड़कर आया और इमरजेंसी स्विच दबा दिया। ट्रेन जोरदार आवाज के साथ रुकी। रामानुजन से बस कुछ फीट की दूरी पर पुलिसमैन ने तुरंत उसे ट्रैक से बाहर निकाला और स्टेशन से बाहर ले गए। उस वक्त इंग्लैंड में अटेम्प्टेड सुइसाइड एक क्राइम माना जाता था। रामानुजन को गिरफ्तार किया गया और स्कॉटलैंड यार्ड ले जाया गया। हार्डी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी पूरी समझदारी, अपनी चार्म और एकेडमिक पहचान का इस्तेमाल किया ताकि पुलिस वालों को यकीन दिला सके कि ये कोई अपराधी नहीं बल्कि एक असली जीनियस है। आखिरकार पुलिस ने उसे छोड़ने का फैसला किया। बाद में उस ऑफिसर ने खुद माना कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। रामानुजन को फिर से एक नर्सिंग होम भेज दिया गया। फिर फरवरी 1918 में उसे हार्डी की तरफ से एक टेलीग्राम मिला, ऐसी खबर के साथ जिस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया था, इतिहास के सबसे कम उम्र वाले फेलोज में से एक। ये विज्ञान की दुनिया के सबसे बड़े सम्मानों में से एक था, जो सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिनकी सोच और इंसाइट वाकई असाधारण हो। इस सोसाइटी के पिछले फेलोज में आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन जैसे नाम शामिल थे। रामानुजन बेहद खुश था। उसने हार्डी को लिखा, मेरे शब्द मेरी ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन तब तक उसकी तबीयत और बिगड़ चुकी थी। वो ट्यूबरक्यूलोसिस का इलाज करा रहा था। उसे बार बार तेज बुखार आता और शरीर में अजीब दर्द रहता। वो अब भी नर्सिंग होम में ही था जब उसे मद्रास से एक और खबर मिली। उसे फेलोशिप मिल गई थी, सालाना 250 की। इसका मतलब था कि अब वो भारत लौट सकता था और जरूरत पड़ने पर रिसर्च के लिए इंग्लैंड वापस भी आ सकता था। लेकिन अब तक रामानुजन यूरोप से थक चुका था। उसने ऑफर स्वीकार किया और इंग्लैंड छोड़ दिया, कैम्ब्रिज और हार्डी दोनों को पीछे छोड़कर। वो जगह जिसने उसे बहुत कुछ दिया लेकिन उतने ही गहरे निशान भी छोड़ गई। रामानुजन जब बॉम्बे पहुंचा तो उसकी मां वहां उसका स्वागत करने के लिए मौजूद थी। मद्रास लौटकर रामानुजन आखिरकार अपनी वाइफ से दोबारा मिला। जब वो इंग्लैंड गया था तब उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी और अब वो 18 की हो चुकी थी। जब इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के सेक्रेटरी ने मद्रास में रामानुजन को देखा तो वो हैरान रह गया। रामानुजन बहुत कमजोर लग रहा था। उसका वजन घट चुका था और उसका स्वभाव भी बदल गया था। अब वो पहले जैसा चीरफुल और वार्म नहीं था, बल्कि उदास, थका हुआ और चुप सा हो गया था। डॉक्टर्स ने उसे सलाह दी कि वो किसी ठंडी जगह पर जाए जहां उसका हेल्थ थोड़ा बेहतर हो सके। इसलिए रामानुजन अपने जन्म स्थान के पास के एक छोटे टाउन में चला गया और कुछ समय बाद वो लौट आया कुंभकोणम, जहां उसने अपनी यूथ का ज्यादातर हिस्सा बिताया था। इस बार उसकी वाइफ भी उसके साथ थी। डॉक्टर बार बार उससे मिलने आते, उसे जांचते, इलाज करते, लेकिन उसकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इन सब के बावजूद रामानुजन ने गणित करना कभी नहीं छोड़ा। जनवरी 1920 में उसने आखिरी बार हार्डी को लिखा। उसने अपनी नई खोज के बारे में बताया, जिसे वो मॉक थीटा फंक्शंस कहता था, और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी भेजे। ये फंक्शंस बेहद अनोखे और रहस्यमय थे। कई दशकों तक कोई भी उन्हें पूरी तरह समझ नहीं सका। यही उसकी आखिरी विरासत बन गए। तब तक रामानुजन बिल्कुल कमजोर हो चुका था, सिर्फ हड्डियां और चमड़ी बची थी। दर्द लगातार और बहुत तेज था।
उसकी वाइफ उसकी देखभाल करती, उसकी टांगों और सीने पर गर्म टॉवल रखती ताकि उसका दर्द कुछ कम हो सके। यहां तक कि अपनी मौत से 4 दिन पहले भी वो गणित लिख रहा था। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, दिन रात वो सिर्फ सम्स पर काम करता रहता था। वो कुछ और नहीं करता था। उसे किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ सम्स। वो खाना खाने के लिए भी काम बंद नहीं करता था। हमें उसके लिए राइस बॉल्स बनाकर सीधे उसके हाथ की हथेली में रखनी पड़ती थीं। क्या ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है? 26 अप्रैल 1920 की ठंडी सुबह थी। कमरे में सन्नाटा था, बस हल्की सी सांसों की आवाज। रामानुजन अब बहुत कमजोर हो चुका था। अचानक उसकी आंखें बंद होने लगीं, सांसें धीमी पड़ती गईं। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी, कांपते हाथों से उसे थोड़ा थोड़ा पतला दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, मानो उसे थामे रखना चाहती हो। थोड़ा और वक्त, थोड़ी और उम्मीद। लेकिन सुबह होते होते सब कुछ थम गया। रामानुजन अब नहीं रहा। सिर्फ 32 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ गया। उसके लिए इस पूरे ब्रह्मांड में गणित ही सब कुछ था। उसका ईमान, उसका जुनून, उसका जीवन। मौत के बिस्तर पर लेटे हुए उसने मुझसे धीरे से कहा, मेरा नाम 100 साल तक जिएगा।